गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे फ्रेंड्स। आइए हम सॉल्यूशन के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने देखा था 2 सॉल्यूशन हम लोग देख रखे हैं। आज जो है बहुत ही एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन लिया गया है जो हाल ही में सीजीएल में जो पेपर हुआ है, जो सबसे जो टफेस्ट पेपर था जिसमें हमारा नॉर्मलाइजेशन के बाद 44 मार्क्स तक इंक्रीज हुए हैं हर स्टूडेंट का, उस सीट के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। आइए हम एक नए तरीके के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल ईजी वे में हर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, अब हो सकता है आप इस क्वेश्चन को टाइम लेते होंगे, लेकिन आज के बाद शायद आप आने वाले टाइम में कभी टाइम ना लें, क्योंकि आज जो हम सीखेंगे बहुत ही इजी मेथड से, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, नए तरीकों के साथ, इन सारे टफेस्ट सीट के टफेस्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखने से आपको एक बात तो समझ, जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखें उसको आप छोड़ दीजिए। पहला आप क्वेश्चन देखे होंगे तो आपके माइंड में तो यही आया होगा कि कहीं ना कहीं ये फार्मूला पर होगा। ठीक है, अच्छी बात है, फार्मूला पर ये है भी, फार्मूला पर बेस्ड होगा, लेकिन आप फार्मूले पर ही हमेशा टिके रहेंगे तो कब तक फार्मूला काम देगा। हो सकता है उस समय दिमाग ना लगे। आपको एक सिंपल बात हमने बताया था कल के वीडियो में या परसों का वीडियो में, जो भी होगा आप देखिएगा, तो उसमें बताया था कि देखिए जो क्वेश्चन स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र कहने का मतलब विदाउट कंडीशन होते हैं, वो एक तरह का थ्योरम होता है, वो हर एक वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाइड होता है ना। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखें तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक विदाउट कंडीशन है, आपको बस इतना बराबर पूछा है, कितना बराबर क्या है, कोई कुछ नहीं है कि x + y बराबर ये दिखा है, तो आप बताइए इसके हिसाब से इसका वैल्यू क्या होगा। ऐसा तो कुछ कहा नहीं है, आपको सिंपल एक स्वतंत्र क्वेश्चन दे रखा है, पूछा कि इसका क्या वैल्यू होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को या वो ट्रिगो का हो या अलजेब्रा का हो, वो सारे के सारे, चाहे वो कहीं का मैथ हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक थ्योरम होते हैं। थ्योरम जो होता है हर वैल्यू के लिए परम सत्य माने जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको वैल्यू पुटिंग के मेथड से बनाते हैं। अगर ये थ्योरम है तो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए, लेकिन सेटिस्फाइड होने के लिए अब हम वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो मेरा जो है वैल्यू पुटिंग का एक रूल है कि वैल्यू हम ले लेते हैं, सबसे जो आसान वैल्यू होता है वो होता है 0। 0 हमने ले लिया। ठीक है, लेकिन 0 लेने के साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि वैल्यू पुटिंग के कुछ रूल्स हैं कि देखिए क्वेश्चन, कभी भी क्वेश्चन का कोई भी पार्ट अनडिफाइंड में नहीं जाना चाहिए, 1/0 या 0/0 नहीं जाना चाहिए, या कोई ऑप्शन भी अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये था कि आप ऐसा वैल्यू नहीं ले सकते जिससे 2 ऑप्शन हमारा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। 2 ऑप्शन इक्वल हो जाए ऐसा हम नहीं ले सकते हैं। ये 2 बातें याद रखिएगा वैल्यू पुटिंग करते समय। अगर रियल वैल्यू में ऑप्शन दे रखा है तब तो कोई परेशानी ही नहीं, लेकिन ये भी एक्सप्रेशन में दे रखा है तो यहाँ भी तो वैल्यू पुटिंग करके हमें ऑप्शन वो प्राप्त करना होगा कि जो हमारा इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आइए हम वैल्यू पुटिंग से इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन 0 लेंगे तो 0 लेते ही आपका ये बात समझ में आता है कि ऑप्शन का ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन में x नीचे है। इससे क्या हो जाएगा, दोनों ऑप्शन अनडिफाइंड में चले जाएंगे, यानी कि 0 तो हम ले ही नहीं सकते, 0 नहीं ले सकते। अब आते हैं बात 1 पर। 1 पे आते हैं, 0 के बाद थोड़ा सा बड़ा 1 होता है। 1 अगर लेते हैं तो ऑप्शन क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी पार्ट अनडिफाइंड में नहीं जाएगा, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम ये हो जाएगा दोस्त कि आप देखिए ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन को, ये दोनों ऑप्शन को आप देखेंगे तो यहां पे अगर x को अगर आप इग्नोर कर दें क्योंकि 1 ले रखा है, तो ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस केस में 2 ऑप्शन इक्वल हो जा रहे हैं तो 1 भी नहीं लेंगे। ये काम जल्दी जल्दी आपको करना है। हम लेंगे 2 लिया तो देखें कि सारे ऑप्शन ठीक ठाक चल रहे हैं, ऑप्शन भी कोई समान नहीं होंगे, और प्लस हमारा क्वेश्चन का कोई भी पार्ट अनडिफाइंड भी नहीं जाएगा। तो चलो 2 को हम लेते हैं, फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। 2 दूना का कितना होता है, 4 होता है। 2 - 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 2 6 6 6 36, 36 - 8 बराबर लिखेंगे तो ये क्या होगा, 28 होगा। अब ये चूंकि यहाँ पे भागा में है तो हम इसको गुना में करेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा। 4 2 6 6 6 कितना हो जाता है दोस्त, 36 हो जाता है। यहाँ पे क्या आएगा, 2 दूना का 4 -8 तो -4 आएगा। -4 का होल क्यों करेंगे आप, तो माइनस का होल क्यों करते हैं, और अगर वो पावर ऑड हो तो माइनस में आएगा, क्या आएगा, 64 आएगा। यहाँ पे 64 माइनस कितना होगा, 8 होगा, तो बताइए कितना आएगा, 56 आ जाएगा। 16 - 4 करेंगे तो क्या आएगा, बताइए 16 - 4 बराबर 12 आएगा। अब आप काट लीजिए, यहाँ से यहाँ चला जाएगा ये वाला 28 दूनी का, ये वाला 56 चला जाएगा। 4 चौका 16, 16 चौका 64 -4 आ जाएगा। अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा, 6, यानी कि ये भी इसको काट पाएगा। -3/2 हमारा रिजल्ट का, इस पूरे एक्सप्रेशन का ये आएगा। अब हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि 2 रखते हैं जब x बराबर, तो 4 2 6 6 बटा यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए 6 -2 तो आया, लिए तो -3 आया, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा बताइए, 4 2 6 है, और यहाँ पे देखिए तो 6, ये 2 और ये 2, ये भी नहीं होगा हमारा। ये देख लेते हैं 4 2
6। यहाँ पे देख लेते हैं 2 गुना कितना होगा, तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 बराबर -2, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये 3 बाई क्या आ गया 2 आ गया। यही हमारा पहला ही ऑप्शन था। ये बहुत ही ईजी तरीके से हमने वैल्यू पुटिंग के मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। कैसे, हम आपको बता रखे हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा। जब भी कोई क्वेश्चन विदाउट कंडीशन हो तो हम उसको किसी भी वैल्यू पर सेटिस्फाइड करवा सकते हैं, बशर्ते 2-3 जो कंडीशन हमारा अपवाद है कि अनडिफाइंड का केस नहीं होना चाहिए, ऑप्शन इक्वल नहीं होना चाहिए, बस उस पर काम कीजिएगा, आपका सारा काम आसान हो जाएगा, सारा दुख समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे फार्मूला सोचने की जरूरत नहीं पड़ा कि कौन सा फार्मूला लगाएं, क्या लगाएं, कौन किससे कटेगा नहीं कटेगा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातें जानेंगे ना तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन यूं ही चुटकियों में चले जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने कितना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगर आप इस चीज़ को सोच पाते हैं, हमने बताने में टाइम ले रखा है, लेकिन आप बनाने में टाइम नहीं लेंगे। बताना और बनाना अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। आइए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है, दोनों हमने एक साथ ले रखा है। अलजेब्रा ही सीरीज चल रहा था, आज जो है सारे के सारे एक साथ चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा दिया हुआ था, एक कंडीशन बेस्ड है कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ इतना बराबर इतना, इन तीनों के बराबर ये दिया है, तो आप बताइए कि इतना बराबर कितना होगा। एक तो होता है वैल्यू पुटिंग से भी इसको कर सकते हैं आप। अगर देखिए 3 लाइन इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, वेरिएबल्स मोर देन है, हम यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू पुट कर लेंगे कि सारे वैल्यू पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। कौन सा वैल्यू ऐसा ले लेंगे कि सब वैल्यू सेटिस्फाइड कर देगा। अगर हम ए बी सी, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 2 ले ले और x बराबर y बराबर z बराबर भी क्या ले ले 2 ले ले, तो क्या ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। 2 2 4, 2 दूना का 4, 2 2 4, 2 दूना का 4, 2 2 4, 2 गुना 2 4 आएगा ना। यानी कि हम वैल्यू ले सकते हैं। जब हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है इक्वेशन तो हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं और सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आप रखेंगे 1/9 इंटू 1/x बराबर 2, यानी कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करेंगे तो ये अल्टीमेटली एक कट जाएगा एलसीएम, यानी कि अल्टीमेटली 1 आ जाएगा, कितना आपका 1/9 आ जाएगा। ये हो गया वैल्यू पुटिंग से। ठीक है, कैसे आपने किया वैल्यू पुटिंग से। अगर आपका दिमाग का क्षमता इतना है कि आप क्वेश्चन को सोच लेते हैं जल्दी से कि कौन सा वैल्यू यहाँ पे इन तीनों समीकरण पे सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो आप जल्दी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप नहीं कर पाते हैं, अगर वैल्यू एज्यूम नहीं कर पाते हैं, हो सकता है, कोई बात नहीं, यहाँ x का ही तो चाहिए वैल्यू। आपको x बराबर पूछेगा तो हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा b प्लस सी बाई ए। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हम पुट भी कर देते हैं, 1/9 को आप बाहर रखिए, तो ये क्या होगा 1/b प्लस सी बटा a प्लस 1, बाकी सबको छोड़ दीजिए। ये अल्टीमेटली क्या बनेगा a/b प्लस सी प्लस ए। ऐसे ही सब में बनेगा, यही सब चीज़ में सब में यही बनेगा। जब y बराबर रखेंगे z बराबर रखेंगे तो किसी में b बनेगा, हो सकता है किसी में b प्लस a प्लस b प्लस c बने, किसी में c प्लस a प्लस b प्लस c बने। अल्टीमेटली जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा a b c बटा a b c, ये कट कर 1 ही तो आ जाएगा, और जो ये 1/9 था बाहर वही हमारा क्या हो जाएगा, उनसे मल्टीप्लाइड होगा। तो क्या आंसर आएगा 1/9। अगर ये 1/9 नहीं होता तो क्या होता आंसर 1 हो जाता इस तरह का एक्सप्रेशन का। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। बहुत आसान था ये क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए कौन सा क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 एक ट्रीगो का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हम लिखते हैं इसको। लिखा हुआ है कि cos a प्लस बी बराबर क्या है, तो ये है आपका इतना 24/25, और एक दिया हुआ है sin a माइनस बी। sin a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 15/17। आपसे पूछा है tan 2a, ठीक है ना, tan 2a पूछा है। ये cos और sin का वैल्यू दे रखा है। इसको देख के आपके दिमाग में घंटी बजता होगा कि ये b है, ये h है, तो यहाँ पे क्या होगा p बराबर क्या होगा, तो कितना होता है 7 24 25 होता है ना जी, 7 24 25। यहाँ पे ये क्या है हमारा p है, यहाँ पे ये h है, यहाँ पे हमारा b गायब है, तो ये क्या होता है 8 5 17, यहाँ पे भी आ गया हमारा। अगर हम tan 2 का फॉर्मूला जानते हैं तो tan 2 बराबर क्या होता है, अगर हम tan 2a को ऐसा ऐसा तो होता है tan a इंटू tan b, लेकिन हमें चाहिए a प्लस बी के फॉर्म में। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग tan 2a का हमको फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हम tan 2 को इस नज़रिए से नहीं देख सकते कि tan 2a जो है ये कुछ नहीं है, ऐसा ही है कि a प्लस बी माइनस a माइनस बी। क्या ये tan 2a नहीं आपको दिख रहा है? क्या इस tan 2a को हम ऐसे नहीं लिख सकते? बताइए, क्या नहीं लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं?
ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, जब ये अल्टीमेटली कटेगा तो क्या आएगा, 2a तो ही आएगा। यानी कि इसको हम इस तरीके से क्यों लिख दिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन इस तरीके से ही दिया हुआ था। अब tan 2a का फार्मूला क्या होता है, या आप इसको मान लीजिए ये जो एक है और ये हमारा b है, पूरा पार्ट को तो हम क्या लिखते हैं, tan a प्लस बी क्या होता है, प्लस tan b a माइनस बी, b बराबर हमारा a माइनस बी है, बटा 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। आजकल फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो क्या आप यहाँ से वैल्यू पुट नहीं कर सकते। tan a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा दोस्त, tan a प्लस बी यानी कि यहाँ पे जाना होगा a, यानी कि p लंब बटा क्या होता है, आधार 7/24 यानी कि 7/24 बटा tan a माइनस बी, हमको यहाँ से वैल्यू लेना पड़ेगा। अब a माइनस बी, tan मतलब होता है p/b, p बराबर क्या है 15, यहाँ पे क्या है b बराबर क्या है 8 है, ठीक है ना। अब यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, 1 माइनस 7/24 गुना 15 बाई क्या आएगा 8 आ जाएगा। इसको क्या आप कैलकुलेशन करने के लिए ज़्यादा नहीं, देखिए 7 गुना 8 प्लस 24 गुना 15, यहाँ पे ये वाला जो एलसीएम होगा यहाँ पे भी वही एलसीएम होगा, तो हम एलसीएम को नहीं लिखेंगे, है ना, माइनस 7 गुना 15। अब देख रही कुछ अगर निकलने वाला कुछ हो, कॉमन हो तो निकाल दें। क्या हम निकाल दें, अगर 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, यानी कि ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो निकल सकता है इसमें से, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, ना 1 निकल सकता है, कॉमन कुछ नहीं है, ऊपर नीचे आप देख लीजिए नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको, सबसे बड़ा बात तो आजकल के क्वेश्चन में क्या होते हैं, सबसे बड़ा बात जो इंपॉर्टेंट बात होता है कैलकुलेशन है। बनाने के लिए क्वेश्चन हर कोई बना देता है, लेकिन इरिटेशन उसको होता है कैलकुलेशन से। तो आने वाले टाइम में हम कैलकुलेशन को कैसे आसान करें, इस पर एक वीडियो बनाएंगे, 4-5-6 वीडियो होगा, या ऑप्शन से किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप लगे रहिए हमारे चैनल पर, आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पे अब जब कॉमन नहीं मिलता तो हम क्या कर सकते हैं, अब मेरा नजर जाएगा ऑप्शन पे। अगर हम ऑप्शन के पास जाते हैं तो 7, देखिए तो अब कॉमन तो है नहीं, अल्टीमेटली इसको हम अगर ऐड वगैरह कर दें तो कितना 7 8 56 6 प्लस कितना आएगा 5 का 20, यानी कि 0 यहाँ पे आएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। यहाँ पे 8 का 32, ठीक है, यहाँ पे 8 का 32 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा देखिए 7 बचे 35 आ जाएगा ना, 35 आएगा तो 12 माइनस 7 बराबर क्या, 12 माइनस 5 बराबर क्या आएगा 7। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डिनोमिनेटर का और नॉमिनेटर का यूनिट डिजिट जो है 6 और 7 है, तो ऐसा ही हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो 416 बटा कितना है जी, ऑप्शन 87, यही हमारा पॉसिबल है। हम यूनिट डिजिट के माध्यम से हम पूरा कैलकुलेशन नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि हमको पता है कि कैलकुलेशन करने के बाद भी ये कटने वाला तो है नहीं, अगर कटने वाला होता तो यहीं पे कॉमन निकल के कटता ना, लेकिन ऐसा कुछ दिखा आपको, तो ये होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे समझना क्वेश्चन को। देखिए पढ़ाने के लिए बताने के लिए हर कोई बता सकता है, लेकिन आप जब एक एग्जाम में जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है लड़का, उससे अगर पढ़ते हैं आप, या हम ये नहीं कहते कि आप हमसे भी पढ़िए, हमसे मत पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, तो क्वालिफाइड लोगों से पढ़िएगा तो वो एग्जाम में फेस होने वाले रियल प्रॉब्लम को बताएगा कि देखिए एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम वाला टीचर आपको कैलकुलेशन करके बताता है कि देखिए आप यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन करें, लेकिन हम आपको क्यों ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि हम एग्जाम में यही काम करते हैं, ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने का यही एक बेस्ट तरीका है ना। तो ये बात समझ गए कैसे हमने कैलकुलेशन किया, ये चीज़ तो हर कोई समझ जाता है, लेकिन यहाँ पे आके फंस जाता है अल्टीमेटली, यहाँ पे उसको 1 से 2-3 मिनट लग जाता है कैलकुलेशन करने में। तो आप अगर इतना अजम्पशन पावर आपका ठीक है तो आप इन चीज़ों को भी आसान कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपका चला गया, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर दिक्कत हुआ होगा वीडियो रिवाइंड करें, ध्यान से देखें, सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के 2 बाहर से स्पर्श करते हैं। वृत्त के जो एक 8 सेंटीमीटर और एक जो है ये है, ये दोनों जो है बाहर से स्पर्श करते हैं एक दूसरे को। 8 सेंटीमीटर है, ये देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन टेंजेंट रेखा। ये है मतलब उभयनिष्ठ। एक होता है ट्रांसवर्सल लाइन, जो आपस में जब आप ऐसे रहते हैं और ऐसे रहते हैं तो ये जो काटते हैं इस लाइन को, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉमन ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये हो गया तिर्यक रेखा, इसको बोलते हैं तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा। तो यहाँ पे ये वाला चीज़ है, ये वाला चीज़ है, ये वाला छोटी आर है, ये वाला बड़ी आर है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये वाला लेंथ को हम डी बोलते हैं। जब उभयनिष्ठ रेखा को बारे में बात की जा रही हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये डी होता है। उभयनिष्ठ टेंजेंट रेखा का बराबर क्या होता है, कॉमन टेंजेंट,
देखिए जब हिंदी में इसमें प्रॉब्लम हो तो आप इंग्लिश में इसको देख लीजिए। कॉमन टेंजेंट बराबर क्या होता है, तो कॉमन टेंजेंट बराबर होता है डी माइनस आर का होल स्क्वायर। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इस चीज़ को भी जान लेंगे, लेकिन अभी नहीं। ये होता है आपका तिर्यक रेखा, मतलब तिरछा काट रहा है, ट्रांसवर्सल टेंजेंट का मतलब हो जाता है कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे आर जो है हमारा ऐड हो जाता है। क्यों होता है ये भी हम बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। ये सॉल्यूशन का सीरीज है, तो सॉल्यूशन का सीरीज में हम आपको इतना ही बता दे रहे हैं, काफ़ी है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम उस वहाँ पे डिफाइन करेंगे, आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। आप तो एक दो बातें और जानते हैं, छोड़िए, अभी तो कम से कम यही बात जानिए। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये है 8 है, ये है, यानी कि हम यहाँ यही वाला हमसे पूछा है कॉमन टेंजेंट रेखा। डी बराबर क्या होगा, तो यही दोनों का सम हो जाएगा ना। तो डी बराबर क्या आएगा, ये हमारा 8 दे रखा है, ये हमारा 6 दे रखा है। 8 और 6 कितना होता है, तो 6 6 12 13 14 का होल स्क्वायर माइनस आर बराबर क्या होगा, तो आर माइनस आर बराबर होता है 2, यानी कि 8, यानी कि 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको आप करेंगे तो आप यहाँ से पूरा मत कीजिए, 14 और 2 ए माइनस, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कि 16 गुना कितना होता है 12 अंडर रूट। आप यहाँ से निकाल सकते हैं 4, यहाँ से निकाल सकते हैं 2 अंडर रूट 3, 4 दूनी का 8 गुना 1.73 को आप अब यहाँ पे गुना करने की परेशानी आ गई। लेकिन ऑप्शन को देखिए, गुना जब भी करना हो लास्ट के सिचुएशन में, जब भी आ जाते हैं क्वेश्चन में, तो आप पूरा मत कीजिए, आप उसके लास्ट पे जाइए, ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन बहुत दूर है, तो क्यों ना हम अज्यूम कर लेते हैं वैल्यू, इसको मिटा देते हैं। आप समझ गए होंगे इसको। ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होता है, बस आर प्लस आर हो जाता है, बाकी फार्मूला वही होता है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा होता है, तिरछी होती है, ठीक है। इसको हम क्यों ना अज्यूम कर लेते हैं 1.75, तो 1.75 है, यानी कि 1 + 3/4 है ये, ठीक है। ये क्या है 4 3 7/4 है। अब ये देखिए हम स्टेप लिख रहे हैं, तो आप इसको लिखने मत लगिएगा दोस्त, ऐसा नहीं कि आप भी लिखिएगा कि ये बराबर इतना। ये दोनों पार्ट तो मन में करना है, ये आपको लिखने नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ काटेंगे, यानी कि जो भी होगा 14 से छोटा होगा, क्योंकि हमने वैल्यू बड़ा ले रखा है, तो हमारा वैल्यू बड़ा पर ये आंसर आता है, तो कहीं ना कहीं तो ऑप्शन हमारा 14 से छोटा होगा। और एक ही ऑप्शन है 13.86। हम पूरा कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे, हम कुछ अपने मन से वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं ऑप्शन को देख के। जब हमने अपने मन से वैल्यू अज्यूम किया तो हमने देखा कि यहाँ पे हम इसको 7.3 ना मान के हम 7.5 मान लेते हैं, तो मेरा कैलकुलेशन का पार्ट बहुत इजी हो जाता है और हम उस नज़दीक में चले जाते हैं और ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेन चीज़ सीखेंगे आप हमसे, वो कैलकुलेशन को कैसे फास्ट कर लेते हैं, कैसे किसी को ऑप्शन से सीख लेते हैं। देखिए बताने के लिए ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सिखा देगा, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम पे हम कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ हमसे आप देखिएगा, सीखिएगा। हम कैसे एग्जाम में सॉल्व कर लेते हैं इतना जल्दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन, ये 3 हो गया, ये हो गया आपका। आते ही इस पे, ये क्या कह रहा है कि आपको क्वेश्चन ये बहुत है, हाँ ठीक है, आगे ये है, ये समझ गए आप। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा होगा आपको, देखिए क्वेश्चन दिखेगा कि केंद्र ओवल वृत्त पर व्यास AB है, ठीक है। एक केंद्र बना लेते हैं, व्यास AB है जी, ओ पर क्या है, व्यास हमारा AB है, ठीक है। AB को इस तरह बढ़ाया गया है, AB को P बिंदु तक बढ़ाया गया है, ठीक है। यहाँ इसको P तक बढ़ा दिए हम, ठीक है ना, P तक बढ़ा दिए। PO एक AB को P तक, इतना छोटा क्वेश्चन का दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे PQR एक छेदक रेखा है। छेदक रेखा का मतलब होता है तिर्यक रेखा, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो PQR एक हमारा क्या है, छेदक रेखा है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आपको वहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक दे रखा है कि PO बराबर 16.8 है, और आपका क्या दे रखा है, PQ बराबर दे रखा है आपका 12, और PR बराबर दे रखा है 19.2, और आपसे पूछा है AB की लंबाई, ठीक है। AB की लंबाई पूछा है और ऑप्शन दे रखा है 15.8। हम क्यों लिख रहे हैं ऑप्शन, आपको पता चलेगा। 4 15.2 और दे रखा है 14.2। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, ये ऑप्शन हैं, सारे के सारे हमारे ऑप्शन हैं, ठीक है। ये चीज़ देख के आपको कुछ समझ में आता है क्या? आपने जब सर्कल पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक बात सीखे होंगे क्या, देखिए सर्कल में एक बात सीखे होंगे कि देखिए अगर दो
एक कहीं बाहरी बिंदु से अगर त्रिभुज पर एक ये आपका सर्कल पे कोई लाइन खींचा जाता है तो ये जो P है, अगर ये M है और ये N है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्पर्श रेखा, टेंजेंट रेखा कहलाती है, और ये PM बराबर हमेशा PN होती है। अगर इसी टेंजेंट रेखा को अगर हम ऐसे कर दें कि ये यहाँ से मिल जाती है, तो यहाँ पे अगर इसको मिला दें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 90 हो जाता है। और ये P है, O है और M है, तो यहाँ पे कह सकते हैं PM का होल स्क्वायर प्लस OM का होल स्क्वायर बराबर OP का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ आप ये जानते हैं कि अगर कोई ऐसे, अगर कोई यहाँ पे रहेगा आपका लाइन, यहाँ पर मिला दिया जाए इसको, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लाइन काटता है, यहाँ पे काटता है। अगर ये P है, यहाँ पे T है, यहाँ पे M है और यहाँ पे N है, तो आप कहेंगे कि PT का होल स्क्वायर बराबर होता है PM गुना PN। ठीक है। फोर्थ नंबर में क्या होता है, ये अगर दोनों लाइन दो, अगर हम कॉर्ड को आगे बढ़ाकर अगर कहीं पे काट दें, अगर ये P है, यहाँ पे M है, यहाँ पे N है, यहाँ पे T है, यहाँ पे Q है, तो इसको आप क्या कहते हैं कि ये PM यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ से PN बराबर क्या होता है, PT गुना PQ। बात समझ में आ गई, ये चारों लाइन समझ में आ गया आपको। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए, समझ में पहले से होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं ठीक है, व्यास है तो व्यास में एक कॉर्ड ही होता है, व्यास को आगे बढ़ाएं, फिर वहां से एक लाइन जो है छेदक रेखा इस पे काट दी, तो कहीं ना कहीं यही वाला चीज़ तो ये वाला दिख रहा है हमें। यानी कि इस पे हम कह सकते हैं, इसको देख के कह सकते हैं क्या कि PB गुना PA बराबर क्या है, PQ गुना PR कह सकते हैं ना हम। ठीक है, हमें निकालना ये भी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है R। अब देख लेते हैं PB बराबर क्या वैल्यू है जी, PB बराबर तो वैल्यू नहीं दिया रखा है हमको। PQ बराबर देख लेते हैं, PQ तो दिया रखा है 12। यहाँ से PR बराबर क्या है, तो 19.2 है। ठीक है, बराबर हमें PA यहाँ से यहाँ तक का नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दे रखा है, क्या दे रखा है, 16.8 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। तो क्या हमें PB का वैल्यू जब चाहिए P और B, तो यहाँ इस पूरे वैल्यू में से R घटा देंगे, यानी कि 16.8 माइनस R, और यहाँ से यहाँ तक में वैल्यू जब चाहिए तो ये 16.8 में आप R जोड़ दीजिए, तो क्या होगा 16.8 प्लस R। ये चीज़ सोचना था, ये सारे के सारे बस समझने के लिए थे। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको बनाते समय नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन देख के आपको सिर्फ ये लाइन पर आ जाना था कि ये लाइन होगा। ठीक है, ये लाइन होगा। तो अब आता है बात कि अब इसको हम कैसे करें, तो ये होगा 16.8 का होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बराबर 12 गुना 19.2। इतना तक तो सब कर लेता है, इतना ही के बाद तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रॉब्लम क्रिएट ये इसलिए होता है क्योंकि वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। यहाँ देख रहे हैं उनका दिल धक 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 हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, इसका कैलकुलेशन क्या होगा। लेकिन आप थोड़ा ध्यान देते हैं, यहाँ के बाद हमारा जो है ये ऑप्शन गिवन है, और ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा R बराबर, हमें चाहिए AB, यानी कि ये सारे के सारे 2R का वैल्यू है, 2R का वैल्यू है, 2R बराबर है, 2R बराबर है ना, 2R बराबर वैल्यू है। हमें R चाहिए, तो ये क्या है, ये R बराबर, अगर हम इसको कहें कि R बराबर क्या होगा, तो यहाँ से ये क्या होगा 7.9, यहाँ पे R बराबर क्या होगा, तो 7.2, यहाँ पे R बराबर क्या होगा, तो ये 7.6, R बराबर क्या होगा, तो 7.1। आइए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, R स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, R स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 16.8 का होल स्क्वायर माइनस 12 गुना 19.2। अब हमने ये ऐसा क्यों किया और ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हम डिजिटल सम निकाल के हम वैल्यू निकाल सकते हैं R का विदाउट कैलकुलेशन किए। बात समझ रहे हैं आप, विदाउट कैलकुलेशन किए हम R का वैल्यू निकाल सकते हैं, ज्यूम कर सकते हैं। हम इसका अगर हम डिजिटल सम निकाल लें तो वही डिजिटल सम इस R का होगा, और R का वैल्यू तो हमने निकाला ही अभी। इन्हीं में से कोई ऑप्शन का देख लेंगे कि इसका डिजिटल सम बराबर है। ठीक है, तो आइए डिजिटल सम देखते हैं। 9, तो 9 का कोई वैल्यू नहीं होता, 2 1 3 3 3 तरीका 9, यानी कि ये 9 हो गया डिजिटल सम। यहाँ से 8 1 9 खत्म हो गया, 6 6 36 36 का होल 6 और 6 स्क्वायर करेंगे 36 36 बराबर 9 ही होता है। 9 माइनस 9 बराबर 0, 0 और 9 दोनों डिजिटल सम एक ही होते हैं, यानी कि R का वैल्यू वह वैल्यू होगा जिसका डिजिटल सम 9 होता है। तो 9 डिजिटल सम रखने वाला सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा। देखिए ये तो 9 है, खत्म हो गया, ये 7 है, इसका डिजिटल सम 7 है। इसका डिजिटल सम देखते हैं 9 है, इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो ये भी
ये 8 है और ये कितना 6 6 12 13 यानी कि 4 है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा 7.4 ही एक पॉसिबल ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम पॉसिबल का एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि इसका डिजिटल सम क्या है, आर का डिजिटल सम 9 है। और हमने यहां से देखा कि आर का डिजिटल सम हमें क्या चाहिए 9 चाहिए और 9 ही हमारा डिजिटल सम यहां से मिल गया। तो कैलकुलेशन क्या करना पड़ा आपको, ये चीज आप कर सकते हैं, एग्जाम में आया हुआ हम ये क्वेश्चन नहीं बनाए हैं कि आपके लिए हिसाब से जोड़ दिए, हमने इसको डिजिटल सम से कैसे किया। आपको समझाने में हम टाइम ले सकते हैं, आपको समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन एग्जाम में क्या टाइम लगेगा इस चीज को सोचने में नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जाम में बस आपका माइंड जो होता है सिर्फ क्वेश्चन बनाने पे होता है, ना कि समझाने पे। हमें समझाने के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा बातें बोलने पड़ती हैं, लिखने पड़ती हैं, लेकिन आपको थोड़ी लिखना है ये सब चीजें एग्जाम में। बनाते समय क्या हम इतना लिख लिख के वहां पे बनाएंगे, एग्जामिनर को हमको समझाना है नहीं ना। तो तरीके सीखिए, तरीके सीखेंगे तो कैलकुलेशन से निजात मिलेगा। आज के डेट में जो है कैलकुलेशन ही सबसे बड़ा पार्ट है जो लोगों को परेशानी में डालता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप समझते होंगे, बस रिवीजन करवा दिए आपका। आइए हम क्वेश्चन नंबर, ये तो 4 था या 5 था जो भी कुछ हो, हम आगे क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया होगा क्या हुआ कैसे हुआ सो। आइए नेक्स्ट, ऐसे ही धीरे धीरे ऐसे ही आप 30 मिनट 25 मिनट के वीडियो में आप कुछ न कुछ नया चीज़ सीखेंगे, जिससे आपका काम जो है आने वाले टाइम में आसान हो जाए। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक्स और वाई दोनों, ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो भी हो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, 2 साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही समय पर ए से साइकिल चलाना शुरू करते हैं 6 किलोमीटर। यहाँ से देखिए एक्स और वाई दो नाम के व्यक्ति हैं, एक्स और वाई ए से चलाना शुरू करते हैं, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा से और ये जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है ना, एक्स और वाई 6 किलोमीटर एक, और बी की ओर जाते हैं, मान लेते हैं हमने बी, ये सब लिखना नहीं है, हम बस लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं। यात्रा के दौरान अब क्या कर रहा है, बी से जाते हैं, यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई, यहाँ पे देखिए कह रहा है क्या कि 2 साइकिल सवार एक्स और वाई है, एक ही समय पर ए से चलना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 किलोमीटर 8वीं चाल से स्थान बी की ओर जाते हैं। यात्रा के दौरान 15 मिनट रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि अल्टीमेटली ऑब्वियसली वाई जो है 15 मिनट बीच में कहीं रुक भी गया, फिर भी 10 मिनट बीच से पहले पहुंच गया। क्यों पहुंचेगा, क्योंकि इसका चाल तो कम है ना, ये तो फास्ट भागता है इसलिए वो आराम कर सकता है। कछुए की चाल से ये चल रहा है, ये खरगोश वाली चाल से भाग रहा है, तो खरगोश की तरह आराम कर लिया। लेकिन यहाँ हमें उस बात से, उस कहानी से कोई मतलब नहीं, हमें तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको सीधा बात आपको ये जानना है कि यहाँ जब भी आप, ये है आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना होता है कि उसमें कांस्टेंट क्या है। हमेशा सवाल से पूछिए व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट आपको ना ही ये है ना ही समय है, सब कांस्टेंट है, ये आपका दूरी है सभी तक जाना, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो एक्स और वाई का क्या है भाई, तो 6 है और ये 8 है, तो टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाता है, 4 रेशियो क्या आएगा, 3 आएगा। वाई जो है 15 मिनट आराम किया, 10 मिनट पहले पहुंच गया, निकल अल्टीमेटली वो 25 मिनट कम लेता है एक्स से। देखिए क्या कम लेता है, देखिए 3 ही लेता है, ये 4 लेता है, यानी कि 1 बराबर क्या है 25 मिनट है जी। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा क्या था, सवाल पूछा था कि बताइए ए से बी तक की दूरी क्या है। आप चाहें तो 25 को आप इससे रिलेट कर दें, 3 से या 4 से रिलेट कर दें। हर किसी, जब इससे रिलेट करेंगे तो इसके चाल से गुना होगा, जब इससे रिलेट करेंगे तो इसके चाल से गुना होगा। डिस्टेंस हमारा कभी नहीं बदलेगा। हम मान लिए इससे कर लेते हैं तो 25 का 100 मिनट में एक्स जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से इसको लगता है कितना, 25 का 100 मिनट। 100 मिनट को आप लिख सकते हैं बटा 60, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से ये चला गया, यानी कि 10 किलोमीटर आपका ए से बी तक का डिस्टेंस है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। क्या था, तो समझना ये था कि वाई जो है 15 मिनट बाद चलता है एक्स से, फिर भी 10 मिनट पहले पहुंचता है तो काटता है, और ये पी वाला जो लाइन दे रखा है इसका दे रखा है आपका पी पर काटता है जो 95 डिग्री है। ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आपसे पूछा है ये एंगल, ये वाला एंगल कितना है जी, ये वाला, ठीक है। ये एंगल पूछा है बीओसी, हम ओ को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। बीओसी पूछा है, बीओसी बराबर क्या है, एंगल बीओसी बराबर, अब देखिए बीओसी निकालने के लिए आप जो है हम देख लेते हैं कि ये अगर, अब इसको अज्यूम कीजिए,
ये एंगल जो है आपका सेंटर पर का एंगल है, यानी कि 110। इस ही एडी जीवा पर आपको एक मिलेगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये मिल रहा है आपका सरकमफ्रेंस पर का जो होता है केंद्र पर का हाफ हो जाता है। तो ये 110 है, तो ये कितना है 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री है। यहाँ पे हम पी रखे हैं, यहाँ पी पे काटा था, ये 95 है दोस्त। तो ये वाला लाइन आपस में काट देते हैं तो ये सम्मुख कोण हो जाता है, तो ये भी क्या होगा 95 डिग्री होगा, 95 होगा। अब हमको निकालना है ये वाला एंगल, तो ये कैसे वहां से हम जाएं, तो देखिए यहाँ से आपको दिख रही है, मिल रहा होगा एक जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है। इसमें अजम्पशन बहुत करना है इस क्वेश्चन में, नहीं तो हम इसका एक शॉर्टकट भी बताते हैं क्या होगा। सो ये है आपका 95, जब 95 है तो ये 55 है, ये ट्रायंगल आप देखिए यहाँ से यहाँ ये 95 है, ये 55 है, तो ये 100 150 यानी कि ये वाला जब है कितना है 30 डिग्री है। 30 डिग्री जब ये है तो आप देखिए BC चाप पर क्या होगा, ये 30 डिग्री है, इसी पर ये क्या है, इस चाप पर केंद्र का एंगल है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा हुआ रहे तो आपका सीधा होना चाहिए 180 माइनस केंद्र पर का एंगल कितना है, तो जो सेंटर पर का एंगल होता है 110/2 माइनस 95 जो गिवन है आपका P पर, और उसी का जस्ट क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों का ऐड कर लीजिए ऐसे करके, ये दोनों होता है 180 माइनस जो सेंटर पर का एंगल जो गिवन होगा उसका हाफ करेंगे, और जो सेंटर जो सेम दिया हुआ उसको 95 गुना 2 कर देंगे घटाकर, तो ये आपका BOC निकल के आ जाएगा। BOC बराबर क्यों हुआ 180 क्यों किए माइनस, क्योंकि ये जो है पूरा एक ट्रायंगल में जाएगा, और ट्रायंगल ये वाला हमारा 110 है, 110 का हाफ यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया सरकमफ्रेंस का हाफ हो गया 55, यहाँ से 95 आपका ये सम्मुख कोण से बराबर हो गया, इस ट्रायंगल में हमने घटा दिया, तो जो एंगल आया यहाँ पे आया 30, तो 30 का जस्ट डबल है, इस केंद्र पर का एंगल कितना होगा 60 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए, ये बार बार एग्जाम में आता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको हम इजी वे में कैसे करते हैं, हम क्वेश्चन को इजी वे में बनाने का कोशिश करते हैं। इजी वे में कैसे बनेगा, मान लिया दिया हुआ है त्रिभुज PQR, ठीक है, त्रिभुज PQR में PQ बराबर 24 है, ठीक है, ये 24 है। आपको को एंगल Q बराबर जो है 58 डिग्री है, 58 डिग्री है दे रखा है। एस और टी क्रमशः PQ भुजा पर है, एस है हमारा, यहाँ पे टी हमारा, ठीक है। कह रहा है काची के PQ ST पर बिंदु ऐसे बिंदु के STR बराबर 122, STR बराबर ये वाला जो है 122 डिग्री के बराबर है दोस्त। तो आपसे पूछा है कि PT बराबर अगर 12 हो, ये PT बराबर 12 हो, तो बताइए TR की लंबाई क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सिमिलरिटी जानते हैं, सिमिलरिटी होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो दो एंगल कम से कम बराबर हो जाए, सिमिलर हो जाएंगे, दो ट्रायंगल, तो दो एंगल या तीन एंगल बराबर हो जाता है। देखिए ये 51-22 दे रखा है, इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो है एक रेखीय एंगल से ये 58 डिग्री है। अब दो छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए कि ये ट्रायंगल बन गया और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसका 58, इसका बड़े वाले का 58, ये P तो दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों एंगल से दोनों समरूप हो गए, तो समरूप हो गए, सिमिलर हो गए। तो अब सिमिलरिटी का हम रूल नहीं लिखेंगे कि देखिए ये एंगल से बराबर हो गया, और ये अब कुछ लोग ये करते हैं कि PQR सिमिलर। अब देखते हैं P बराबर इसमें कौन है, तो P है, Q बराबर कौन है, तो Q बराबर T है, फिर S। ऐसे सिमिलरिटी लिखा मत कीजिए, जो एंगल के बराबर जो है भुजा वही एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि देखिए 58 को लेकर चलते हैं छोटे वाले में, तो 58 के सामने क्या है PS, तो PS लिख दिया। ये वाला बड़े में 58 बराबर है, तो इस 58 के बराबर क्या है, तो PR है, तो PR लिख दिया बराबर। अब हम बढ़ते हैं इस एंगल का, ये वाला एंगल का बराबर क्या है PT, और इस एंगल बराबर कौन सा इस बड़े वाले में है, तो R है बराबर, क्योंकि ये बराबर ये है तो ये बराबर ये होगा, ये तो ऑलरेडी कॉमन है, यानी कि इस वाले एंगल के सामने 12 है, PT है, तो ये वाला इसी एंगल के बराबर, तो इस एंगल के सामने कौन सा साइड है, तो PQ है, तो हम लिख दिया PQ, बस लिख लिया। ऐसे ही फटाफट लिख देना है कौन से एंगल के बराबर कौन सा साइड है। छोटे वाले ट्रायंगल में जो एंगल के बराबर साइड है वो बड़े वाले उसी एंगल में कौन सा साइड है, हमने जल्दी जल्दी लिख के ऐसे कर लिया। अब PS का वैल्यू आपको पूछा है, PS बराबर क्या है, तो PS बराबर कुछ नहीं है ना जी, PS बराबर कोई भुजा नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, PS बराबर सच में कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं PQ ठीक है, PQ ठीक है,
ठीक है। पी एस बराबर दिया हुआ है 14, हमें तो सोचे बिना दिए कैसे निकलता। ये 14 है जी। पी एस बराबर कितना है 14, आपसे पूछा है पी आर, पी आर मतलब यहाँ यानी कि 12 प्लस पी आर टी बराबर क्या होगा पी टी, पी टी बराबर कितना है 12, और उसके बाद दिया है पी क्यू, पी क्यू बराबर हमने देखिए ये 24 था, ये यहाँ से यहाँ तक का 24 था, तो ये वाला हमारा 24 आ जाएगा। अब देखिए फटाफट आर टी नहीं निकल जाएगा, आपसे आर टी पूछा था 12 दूनी का 24, ये यहाँ आएगा 28, आर टी बराबर 28 माइनस 12 बराबर कितना आएगा जी, बस 6 यानी कि 16। सिंपल सा आसान, बस सिमिलरिटी का रूल जानते होंगे तो आसानी से आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। आइए आ गया सी आई का क्वेश्चन। समझ गए आप सिमिलरिटी कैसे करते हैं। एंगल, जो एंगल छोटी वाली ट्रायंगल में देखेंगे इस एंगल के सामने ये साइड है, तो इसी एंगल ये वाला इस एंगल के बराबर बड़े वाले में कौन एंगल है, तो ये इसके बराबर कौन सा साइड है, तो ये, यानी छोटे वाला का भुजा बटा बड़े वाले का भुजा। अब हम इस एंगल को छोटे वाले का इस एंगल को कंसीडर करते हैं, तो इस वाले के सामने ये साइड है तो लिख दिया पीटी, और इस एंगल के बराबर कौन सा एंगल बड़े वाले में है, तो आर के सामने कौन सा है, तो ये, तो पीक्यू, तो पीक्यू लिख दिया। ऐसे क्या होगा कि आपको जल्दी ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा कौन सा किससे बराबर है, कैसे लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है क्रिएट, हो लिखा लिखी मत कीजिए, डायरेक्ट हम एंगल बराबर साइड करेंगे, एंगल बराबर साइड करके इक्वल कर देंगे और हमारा वहां से आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए ये कहा है क्या क्वेश्चन ये कहा है कि ए और बी ने 7% वार्षिक पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5175 रुपये राशि इस तरह उधार लिया कि ऋण निपटाने में ए को 3 वर्ष, ठीक है, ए को लग गया 3 वर्ष के बाद उतना ही राशि चुकाता है 1 + r/100, ठीक है, 1 + r/3 वर्ष में, जो बी क्या लेता है 4 वर्ष के बाद चुकाता है 1 + r/100। ये लिखते हैं आप, ये लिखिएगा, बताइए ये नहीं लिखना है, बस हम आपको समझाने के लिए लिखा रहे हैं। आप समझ गए क्या, अच्छा ए का 1 + r/100 दोनों 7% पर किसी से एक सम लेता है पैसा, जैसे कि ये है 5100 आपको लिया है 51,750 रुपये, कुछ पैसा इन दोनों का दोनों लिया हुआ है। अब कौन कितना लिया यही हमें निकालना है, और ये 3 साल में जितना राशि दिया है चुकाया है वो 4 साल में उतना राशि चुकाया है, तो ये हम इस तरह का इक्वेशन बनाते हैं। लेकिन हम इस बनाने नहीं है, डायरेक्ट हम लिखेंगे कि ए बटा बी बराबर क्या आएगा, तो ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे ये वाला बनेगा, तो ये 3 माइनस सेम चीज़ है तो ये घटकर 1 ही आ जाएगा, यानी कि 1 + 7 बराबर कितना होगा, इतना अल्टीमेटली क्या आएगा जी। ये तो हम करते भी नहीं, आपके लिए तो हम लिखे हुए हैं। हम तो अगर क्वेश्चन देखते क्या, अच्छा 4 है 3 है घट जाता है 1 होता है, यानी कि डायरेक्ट हम लिखते हैं ए बटा बी बराबर 7% है तो 107 बटा क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं। हम डायरेक्ट ये वाला लिख देते हैं। आप अगर ये सब लिखते हैं तो ये आप पीछे रहने वाला आपका यही सब लक्षण है जो आपको पीछे रखेगा। ये सब लिखते हैं और समझने में, सब लिखने और समझने का काम घर पर होता है ना, घर पर होता है। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे बताइए, यहाँ के बाद आप कुछ लोग ये करेंगे कि a + b का ये सम दे रखा है, या इनका लिए गए का मूलधन का क्या आ गया अनुपात आ गया, तो कुछ लोग 207 करेंगे, 207 बराबर 51,750 करेंगे। अरे भाई ये क्यों इक्वल करना है, हमारे पास ऑप्शन जो गिवन है वो गिवन है 24,860, 25,000 और आपको दिया हुआ है 26,750 और गिवन है 26,650। आपसे पूछा क्या है कि ए की राशि, बी की तो पूछा नहीं है, बी का पूछता तो यही एक आंसर होता मान लीजिए अगर ये सही आंसर है तो फिर बी यही होता, क्योंकि इसके आंसर में जो भी होता 00 तो होता ही होता, 00 सिर्फ इसी में था और किसी में तो 00 था नहीं। चलो ये तो नहीं होगा। तो हमसे पूछा था 107 का वैल्यू, तो हम इसको इससे रिलेट करते हैं, 1 बराबर निकालते हैं, फिर उसको 107 से मल्टीप्लाइड करते हैं। उससे ज़्यादा आसान है कि हम क्यों नहीं चारों ऑप्शन को ही छांट लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा 107 से कट जाता है। 107 से काटने के लिए क्या, ये तो कल ही आप काट देते कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। अब हम किसी रैंडमली को मान लेते हैं, सी को चेक किया, हमें को नहीं पता है 107 से अगर करते हैं 2 बार में लगता है तो 114 अगर यहाँ पे 214 यानी कि यहाँ पे 14 घटेगा तो क्या आएगा बताइए, 7 में से ये 3 आएगा, ये क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पे 5 आ गया, यानी कि फिर से देखिए 7 बार में लगाएंगे तो एक कट जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन बी जो है हमारा 107 से डिविजिबल है। बाकी आप कोई भी ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, चेक करने में ज़्यादा टफ नहीं है, बरसते आप इसको इससे डिवाइड करें 107 से और फिर 207 से डिवाइड करें और 107 से गुना करें। ये जितना टाइम टेकिंग लेगा आपको टाइम लेगा, वो आपको ये ऑप्शन चेक करने में टाइम नहीं लगेगा, ये मेरा गारंटी है,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, ये नहीं, क्वेश्चन पढ़िए और डायरेक्ट आप ये रेशियो लिखिए कि हाँ 7% से है, 1 साल का अंतर है, 107/100 आएगा। कौन सा ऑप्शन है जो 107 से कटेगा, तो आप फटाक से ऑप्शन चेक कर लीजिए। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं कि इसको इससे कंपेयर करेंगे फिर 107 बराबर निकालेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आप पीछे रहने वाली आपकी नियति है, तो रहिए पीछे। देखिए जीतने वाले लोग आप लोग जो है ना, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग सब लोग ये लॉकडाउन की वजह से सब लोग पता नहीं सोए हुए हैं, पता नहीं कब मेहनत करेंगे। जो लोग सो रहे हैं वो लोग याद रखें, जीतने वाले लोग, जो जीतने का जिनके अंदर का लक्षण होता है, जो जीतने वाले, जो सच में विनर जो लोग होते हैं वो कभी सोते नहीं, और सोने वाले कभी जीतते नहीं। आपको पता है नहीं है कि सोने वाले कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी सोते नहीं, ये बात याद रखिएगा। देखिए एक बात और है, ए से बी तक की दूरी 144 किलोमीटर है, 144 किलोमीटर है ए से बी तक का दूरी, ठीक है ठीक है। दो व्यक्ति प्रारंभ करते हैं ए से बी तक का और चलते हैं, 12 घंटे के बाद मिलते हैं। यहीं से दोनों व्यक्ति जब चलेगा और 12 घंटे का बाद मिलेगा, तो जब दोनों एक ही साइड में चलेगा तो x माइनस वाई दोनों का चाल बराबर क्या होगा, 112/12, यानी कि क्या आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे कहा है कि नहीं, अगर ये इधर से चले, एक इधर से चले, तो x प्लस वाई दोनों का होगा, और फिर 144 किलोमीटर कवर करने में उसको लगता है 9/8। तो यहाँ से यहाँ अगर काटेंगे तो 16 बार में कटेगा, 16 8 28 से 128 होता है। आपसे पूछा था कि तेज चलने वाले यानी कि x बराबर चाहिए। जब ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर समथिंग और x माइनस वाई बराबर समथिंग, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों रिजल्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। 128 प्लस 12 बराबर 140, 140/2 बराबर क्या आएगा 70। बहुत आसान था ये चीज़, अगर आप जानते होंगे तो मिनटों लगा होगा, नहीं तो आपको घंटों लग सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत आसान, बहुत, हाँ ये जो क्वेश्चन है ये आजकल ये भी ट्रेंड में रह रहा है, ये समझ गए ना आप। आइए ट्रेंड वाला क्वेश्चन को देखते हैं। 2-3 जो क्वेश्चन है बिल्कुल ट्रेंड में रहते हैं। आइए ये जो सवाल पूछा कि 54 मिनट में धारा के प्रवाह में कोई व्यक्ति, धारा के प्रवाह का मतलब क्या होता है x प्लस वाई, और धारा का विपरीत के मतलब क्या होता है x माइनस वाई की चाल से। तो कह रहा है धारा के प्रवाह में वो जाता है 3.6 किलोमीटर, ठीक है, और धारा के प्रतिकूल जाता है, धारा का प्रतिकूल जाता है 3.6 किलोमीटर, और धारा के दिशा में जाता है 5.4 किलोमीटर, ठीक है। तब उसको लगते हैं 54 मिनट, तब उसको लगते हैं 54 मिनट। आगे कहा गया है कि यदि वह धारा के प्रतिकूल दिशा में, धारा के प्रतिकूल दिशा में 5.4 किलोमीटर जाता और धारा की दिशा में वो 3.6 किलोमीटर जाता, तब उसको लगता है, क्या लगता है 3.6 किलोमीटर, तब वो 58.5 मिनट लगता है जी। तो बताइए, वो पूछा है कि धारा की दिशा में, धारा के प्रवाह की दिशा में 10 किलोमीटर इस चाल से जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से बनाते हैं। पहला तो ये होता है कि आप या तो किसी एक को इक्वल कर दो, इक्वल करके काट दो, आपका आंसर आ सकता है वहाँ से भी। एक होता है एचसीएफ मेथड से, आप किसी को इक्वल कर दो, समान इक्वल, ये आपको जब इजी डाटा रहता है तो। लेकिन इस तरह का डाटा अगर हो पॉइंट में, तो यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं आप कि देखिए, अगर इन दोनों का 2 कंडीशन है, पहला कंडीशन आपका ये था, दूसरा कंडीशन ये था। ये जो x प्लस वाई आप नीचे लिखते थे, हमने इसको ऊपर ही दे रखा है ऐसे ही समझने के लिए, ठीक है। डिस्टेंस बटा ये चाल, डिस्टेंस बटा चाल है ऐसे करके। तो हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ है, तो माइनस कितना हुआ है 1.8 हुआ है। यहाँ से यहाँ देख रहे हैं क्या हुआ है, तो यहाँ से हुआ है प्लस 1.8। जब दोनों में हमारा समान घट जाए या समान बढ़ जाए, तब हम एक और नए तरीके, न्यू कॉन्सेप्ट से इसको बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए 1.8 घटता है, यहाँ पे 1.8 ही हमारा बढ़ रहा है। इस केस में हम क्या करते हैं, हमें धारा की दिशा में जाना है, तो इस चीज़ को, ये वाला को हम 0 बना देंगे। और यहाँ पे कितना का वृद्धि हो रहा है, तो ये हो रहा है 4.5 का, 4.5 मिनट हमारा प्लस में हो रहा है। तो हम ऐसा क्यों ना करते हैं, हम ऐसा क्यों ना करते हैं कि हमें धारा का प्रवाह x प्लस वाई बराबर निकालना हो, तो हमें x माइनस वाई वाले पार्ट को 0 कर देना है। तो हम क्या करेंगे कि 1.8 यानी कि 5.4 हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से माइनस 5.4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुना 3 करना पड़ेगा। अब जब गुना 3 करना पड़ेगा वो भी माइनस से, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस से अगर हम गुना कर देंगे -3 से, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में 5.4 आ जाएगा।
ठीक है, प्लस में 5.4 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे भी जब -3 सब जगह गुना कर दिए, देखिए -3 से यहाँ गुना किए, -3 से गुना किए, -3 से गुना किए, तो यहाँ पे जब गुना होगा -3 से तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। कितना होगा, तो 5 15 4 12 1 13.5, ठीक है, इतना मिनट। अब आप देखिए निकाल कर, अगर हम इसमें अगर हम ये प्लस कर देते हैं तो 5 3 8 1 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। ये 5.4 अगर यहाँ से घटेगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 किलोमीटर। और यहाँ से ये वाला घटेगा इसमें से, तो 5.5 घटेगा यहाँ से, 45 मिनट्स घटेगा, माइनस में है ना, तो 45 मिनट, ठीक है, 45 मिनट में। तो यानी कि ये समझ में आया हमको, हम इस वाले पार्ट को 0 बना दिए। कैसे बना दिए, क्योंकि -3 सबसे गुना करके 1.8 प्लस में हो रहा था, तो हम क्या कर दिए, -5.4 घटा दिए ताकि ये 0 हो जाए। अब हम कह सकते हैं कि धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाने में उसको जो लगता है 45 मिनट का टाइम लगता है, तो 1 किलोमीटर जाने में कितना लगता है, तो 9 मिनट लगेगा। 9 मिनट लगेगा। हमसे पूछा था कि 10 किलोमीटर जाने में उसको कितना लगेगा, तो 10 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा बताइए, 1 में 9, तो यानी कि देखिए 9 किलोमीटर जाने में 45 मिनट लगेगा। 1 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा जी, तो ये गलत हो गया क्या, 5 मिनट लगेगा। तो यहाँ से 10 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, 50 मिनट लगेगा। ये देखिए, ये सबसे आसान होता है। जब कब होता है, हम किसी एक को 0 बना देते हैं। 0 बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, कि जो पार्ट, जब ये मेथड कब लगेगा, ये मेथड तब लगेगा जब ये डिफरेंस जो है हमारा इक्वल आ जाए। इन जो डिस्टेंस का जो डिफरेंट है, जब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 का जो दो अलग अलग डिस्टेंस हैं, उनका अगर डिफरेंस हमारे पास क्या हो, इक्वल हो, तब हम क्या करते हैं, किसी एक डिस्टेंस को 0 बना देने के लिए हम अपने मन से किसी चीज से गुना कर देते हैं। अब 0 बना, चूंकि ये प्लस में जा रहा था लेकिन हमको इसको घटाना था, इसलिए -3 से गुना कर दिए। सब में -3 तो ये -4.4 आया और अल्टीमेटली 0 हो गया। लेकिन ये वाला माइनस में था तो -3 से गुना किए तो प्लस में हो गया। ये क्या आ जाएगा, 9 किलोमीटर अल्टीमेटली। और यहाँ पे टाइम घट के 3.5 घटेगा तो ये 45 मिनट आ गया। 45 मिनट का मतलब हो गया 9 किलोमीटर, यानी कि 9 किलोमीटर ये चाल से जाता है तो 45 मिनट लगता है। हमको यही चाल से 10 किलोमीटर जाना था, 10 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, 45 मिनट का टाइम लगेगा। ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, नया बात है, नए तरीके से है। आप इसको चाहें तो आने वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तब अप्लाई करेंगे जब ये दोनों कंडीशन का जो हमारा डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। दो अलग अलग जो हमारा ये है कंडीशन है, उन कंडीशन में जो डिस्टेंस दिया हुआ है उनका अंतर इक्वल होगा, तभी ये फार्मूला ये काम करेंगे। इस तरीके का मेथड का अप्लाई करेंगे। अदरवाइज आपके पास HCF वाला मेथड है, और भी एक मेथड है बराबर करने वाला, वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से शायद आपका सारा क्वेश्चन, हाँ नहीं, एक और है, ये है CP बराबर, तो BP की लंबाई क्या होगी। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट, ये क्या है, देखिए A और B दो पाइप है जी। A और B जो है ये 10 घंटे में भरते हैं, B हमारा जो है 40 घंटे में भरते हैं, और एक C जो है आउटलेट पाइप है, ये खाली करता है। जब A B C सब मिल के काम करता है तो इन दोनों से लगने वाले समय से 80 मिनट ज़्यादा लगता है। तो इन दोनों अगर काम करेगा तो कितना लगेगा, जब दो लोग काम करते हैं कितना घंटे में करते हैं, तो फटाफट आप कर सकते हैं 10 गुना 40 बटा 10 प्लस 40 50, यानी 50 ये खत्म हो गया, 2 बार में 4 दूनी का 8 घंटे में ये दोनों काम कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ये 10 घंटे में करता है, B 40 घंटे में करता है, दोनों कितने घंटे में करें, तो फटाक से कर दीजिए A गुना B बटा A प्लस B। ये नियम आप जब दो लोगों के लिए अगर हो तो ये नियम फटाक से आप लगा के 8 घंटे में, यानी कि ये दोनों 8 घंटे में करते हैं। तो ये कहा गया है कि ये जो है इन दोनों को लगने वाले टाइम से 80 मिनट ज़्यादा लेता है। 80 मिनट यानी कि 8 घंटे 80 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 20 बटा 60, 1 घंटा यानी 60 मिनट, ये 20 मिनट और, यानी कि 1/3। ये क्या आएगा, 9 3 8 3 का 24, देखिए ये आ गया कितना, 9 + 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 9 3 27 का 28 बटा 3, यानी कि अल्टीमेटली हम कह सकते हैं ये इतना को मिटा देते हैं। देखिए मिटाने के बाद लिख देते हैं कि 28 बटा 3। ये जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो 28 बटा 3 घंटे में भरते हैं। तो आपसे पूछा गया है, अब सबसे पहले अब हमको इनका अलग अलग ये निकालना पड़ेगा। तो हम एक काम मान लेते हैं, मान लिया काम मानना है तो सबसे बड़ा इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, 10 40 28 को जो सबसे बड़ा नंबर होता है, एलसीएम लेने का एक तरीका कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी को आप
और बड़ा बनाते जाइए ताकि वो 10 से और 40 से भी कटते जाए। तो ये 0 के फॉर्म में लाना है 1 तो 140 तो कटता नहीं है 40 से, तो हम क्या कर लेंगे 140 को 280 मान लेंगे हम पूरा का पूरा एलसीएम। यहाँ से यहाँ ये इसका क्या आएगा 28, यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा तो 10 तिया 30, यानी कि तीनों मिलकर काम करते हैं 30। देखिए तो ये दोनों मिलकर जब काम करते हैं, देखिए गलत हो गया, ये 7 है, ये दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो 35 भरेंगे, लेकिन जब ये C मिल जाता है जैसे ही 30 होने लगता है। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों मिलकर देखिए 35, तो ये जब ये आ जाता है तो 30 क्यों होगा, क्योंकि ये 5 खाली कर रहा है, यानी कि इसका जो हो जाएगा -5 होगा, तभी तो होगा 30। तो अब ये कहा है क्वेश्चन में क्या कि देखिए अगर A और B को 7 घंटे खोल दिया जाए, जब A और B को 7 घंटे खोलेंगे तो दोनों मिलकर 35 भरेंगे, यानी कि 35 गुना 7 इतना काम होगा। तो बताइए इस काम को C अकेले कितने घंटे में खाली कर देगा, C का हमारा कितना है तो 5 है, 5 से ये कटेगा 49 मिनट में ये आपका क्या हो जाएगा, पाइप C जो है आउटलेट वाला जो पाइप है 49 मिनट में इस टैंक को क्या कर देगा, खाली कर देगा, भरे हुए पानी को खाली कर देगा। तो आपने देखा कुछ नई नई बातें हमने सीखा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आने वाले टाइम में और भी चीज़ें सीखेंगे और जो कुछ भी कंफ्यूजन होगा सारी चीज़ों को दूर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपका 15 से 12-15 क्वेश्चन हो गया होगा, ये सबसे टफेस्ट वाला सेट था। आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या क्या आपको नया सीखने को मिला। इन चीज़ों को जो कुछ आपको नया मिलता है उसको आप नोट करें और कॉपी में एक नया कंसेप्ट का कॉपी बनाइए जिसमें हर एक चीज़ आपको लिखा हुआ होना चाहिए कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ऐसे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तब आपका एक नॉलेज का कॉपी बनेगा जो आपको बहुत काम करेगा हर दिन के लिए। आप अगर कोई भी चीज़ को याद करते हैं, अगर आपको याद नहीं होता है तो ये इसलिए नहीं होता क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं, स्कैन करते हैं चीज़ों को। तो स्कैन नहीं करना है, उसको आपको पढ़ना है ऐसे कि जब आप लंबे टाइम के लिए आप सच में किसी चीज़ को रखना चाहते हैं तो उसको आप हाथ से नहीं, हाथ से पढ़िए, आँख से नहीं। आँख से पढ़ेंगे तो वो बस चंद दिनों के लिए रहेगा, लेकिन अगर आप हाथों से लिख कर पढ़ते हैं तो डायरेक्ट दिल को टच करता है। तो हम क्या कहते हैं, मेरा पढ़ने का तरीका यही है कि हम जो भी चीज़ जानते हैं, कुछ सीखते हैं तो उसको डायरेक्ट से नोट कर लेते हैं। नोट करने से क्या होता है, उस लंबा समय तक वो चलता है आपके साथ। तो आप भी, आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि आप चीज़ें जो नए नए आपको चीज़ सीखते हैं उसको आप जो भी ऑप्शन से कैसे सोच सकते हैं, तो इसको इस रिटर्न लिख लीजिए कि ऐसा अगर होगा तो हम ऐसा सोच सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका माइंड डेवलप होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नए कुछ बातों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।